नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता। आज जिन खबरों पर हम तबसरा करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहली खबर, सेना का चापर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, चुनाव आयोग को सरकार के आगे झुकना नहीं चाहिए, केजरीवाल। जम्मू में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन अभी भी जारी, यूक्रेन में विदेश मंत्रियों की वार्ता रूस के साथ फेल, महाराज की प्रतिमा जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर लगाने की पूरी तैयारियां। अब इन समाचारों पर करेंगे हम तबसरा और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जो सुबह समाचार मिला है उसके मुताबिक एक सेना का जो चापर हेलीकॉप्टर है वो गुरेज में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी उनके बाद समाचारों की पुष्टि नहीं हुई, कि सूत्रों से ये पता चला है क्योंकि पायलट और को पायलट जो हैं उन्होंने रिजेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक जो सेना की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन ये समाचार मिला है कि वो आगे जो है एसडीएम है वो इस पे तहकीकात पे लगे हुए हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है बांडीपुरा के गुरेज सेक्टर में। एलओसी ये सटा इलाका है, वहाँ काफ़ी बर्फबारी हुई है, जमा हुआ इलाका है, वो रिजेक्ट हो गए हैं। लेकिन अभी इसमें ऑफिशियल तौर पर जो प्रवक्ता हैं सेना के कुछ भी बताने से इनकार से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक एमओडी से क्लियरेंस नहीं होती दिल्ली से तब तक वो बयान देते नहीं हैं। लेकिन अगर दोनों सुरक्षित हैं तो ये शुक्र है, कम से कम पायलट तो को पायलट तो बच गए। जैसे आमतौर पर देखते हैं कि जब भी दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर्स की होती है तो जान बचना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आपने रंजीत सागर डैम में देखा किस तरह दो पायलट जो ट्रेनिंग पे थे उनकी उनकी डेड बॉडी को ढूंढने में कई हफ्ते लग गए थे। जी। तो ये सुखद है, कम से कम इस मामले में तो को पायलट और पायलट बच गए, इंजेक्ट करके उतर गए। तो बाकी देखिए शाम तक कब तक ये प्रवक्ता जो भारतीय रक्षा मंत्रालय है कब तक इस पर अपना पूरा बयान देते। सतीश जी, दिल्ली के अंदर जो निगम के चुनाव होने वाले 3 निगम को, लेकिन ऐन चुनावों से पहले उन चुनावों को टाल दिया गया, उनकी डेट आगे बढ़ा दी गया। सरकार का ये कहना है कि वहाँ पे जो 3 अलग अलग जो निगम है उनको इकट्ठा करके एक ही निगम बनाया जाएगा। इसको लेके जो सीएम है वहाँ के केजरीवाल, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि चुनाव आयोग को सरकार के आगे झुकना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा ये गलत कहा है ऐन मौके पर, जबकि चुनाव होने थे उससे थोड़े देर पहले उन्होंने चुनावों को टाल दिया है, जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर उन्होंने तीनों निगम को इकट्ठा करना है तो चुनाव हो जाने देते, चुनाव हो जाने के बाद वो तीनों निगम को इकट्ठा कर लेते। उनके जो कॉरपोरेटर जो अलग अलग बैठते थे, जो 3 जगह बैठते थे, वो एक ही जगह बैठते। लेकिन चुनावों को ऐन मौके पर टालना इस बात को दर्शाता है इस वक्त केजरीवाल का नाम चल रहा है, सिक्का चल रहा है। और ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए, जैसा पंजाब में हुआ है वैसा दिल्ली में ना हो, और हार की डर से उन्होंने चुनावों को टलवा दिया है। नहीं, केजरीवाल ठीक कह रहे हैं, चूंकि 2 दिन पहले इसको ऐलान करना था, ड्यू है इलेक्शन म्यूनसिपलिटी के, और बताते चले कि कम से कम 3 टर्म से यानी 15 साल से भाजपा के वहाँ कब्जा है तीनों पर। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ऐसे ऐसे पार्षद थे जो कि सब्जी की फेड़ी लगाते थे, फड़ी लगाते थे, आज उनके पहाड़गंज में आलीशान होटल है। करप्शन की इंतहा है। जी। तो कारपोरेशन एक ऐसा माध्यम है, यहाँ भी आप देखिए कारपोरेशन जहाँ भी होगी, बॉम्बे की हो, बॉम्बे की सबसे रिचेस्ट कारपोरेशन मानी जाती है। तो हम समझते हैं केजरीवाल चूँकि जिस तरह उन्होंने बुरी तरह कांग्रेस को धोया पंजाब के अंदर, और इस टाइम तो शिखर पे है, इस टाइम तो उनकी कहा जाए पतंग चढ़ी हुई है, तो वो चाहते हैं कि चुनाव हो जाए। और ये भी बात ठीक है, दिल्ली में भाजपा की कारगुजारी को लेकर पार्षदों की भारी नाराजगी है, असंतोष है। तो केजरीवाल को लगता है मौका सही है, थोड़ा लगा दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग जो है तो सब सारी दुनिया को पता है कि मुख्य जब चुनाव आयोग जो है वो केंद्र के इशारे पर चुनाव का ऐलान करता है, उनके खिलाफ सोच समझ से कार्रवाई करता है। तो केजरीवाल ने सही आवाज उठाई है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रोसेस है। अगर आपको तीनों निगम, ये तीनों निगम सेपरेट, पहले दिल्ली में एक ही निगम होती थी, एक ही मेयर होता था। लेकिन शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री, उनकी कार्यकाल में ये पहली बार हुआ कि उन्होंने, चूंकि दिल्ली लगातार उसका विस्तार बड़ा होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई रोहिणी का रहने वाला है या नरेला का रहने वाला है, उसको टाउन हॉल आना पड़ता था। उन्होंने कहा नहीं, उसी इलाके में मेयर भी बैठे, उसी इलाके में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भी बैठे जो निगम के होते हैं। ये एक अच्छा प्रयास था, लेकिन अब सरकार तो बहाने ढूंढ रही है।
कि भाई हम टाइम थोड़ा बिता लें, लेकिन बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि इस टाइम केजरीवाल की गुड्डी चढ़ी हुई है हाँ। और आप जितना विलम्ब करेंगे वो आपके खिलाफ ही संदेश जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल उनको चाहिए चुनाव या कुछ चुनाव कराए। बिल्कुल सही कहा आपने। सी जी, जम्मू में सफाई कर्मचारी आज भी वो धरना पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत संख्या में बाहर निकले हुए हैं। उन्हें जैसा आपने पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो 15 तारीख से वो हड़ताल पे चले जाएंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए ना, ये अभी हम जिक्र कर रहे थे म्यूनसिपैलिटी का। हाँ। सारा मसला म्यूनसिपैलिटी का है। मुलाजमों को तनख्वाह मिलती नहीं है और नेता मालदार हो रहे हैं। यही दिल्ली में होता है। बड़ा हिंदूराव अस्पताल है, वो म्यूनसिपैलिटी का, दिल्ली म्यूनसिपल नगर निगम के तहत आता है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान भी वो काम करते थे डॉक्टर, लेकिन वो तनख्वाह नहीं मिली। और पार्षदों को देखो, उनके भव्य महल खड़े हो जाते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि तनख्वाह क्यों नहीं दोगे भाई, जो वो काम कर रहे हैं आप उनको तनख्वाह दीजिए, उनको रेगुलराइज कीजिए। अब कह रहे हैं कि एक आधुनिक सिटी बनेगी हाँ, जम्मू, स्मार्ट सिटी तो बनाने कैसे जा रही है। बनेगी अगर यहाँ पर कूड़ा करकट चोर तरफ दिखाई देगा और जम्मू में यात्री आता है। ठीक है, ट्रेनें भले आपने कटरा तक चला दी, लेकिन फिर भी अभी बड़ी संख्या में यहाँ के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर हैं या दूसरे मंदिर, उनको देखने के लिए बॉर्डर है, लोग आते हैं। तो उनको क्या मैसेज लेके जाएंगे? ये बीजेपी को सोचना चाहिए। मेयर भी बीजेपी का है, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी का है। इनको समझना चाहिए, उनकी तनख्वाह दें। उपराज्यपाल उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, दिल्ली जो गवर्नमेंट बैठी है, तो इनकी बात माननी चाहिए, हम समझते हैं। सी जी, पंजाब में जैसे हमने कल भी जिक्र किया था जी। कि कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। बिल्कुल। और हारने के बाद आज जी मुख्यमंत्री चन्नी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया जी। है और राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाही चीफ मिनिस्टर के लिए काम करने के लिए कहा, जब तक नया चीफ मिनिस्टर ओथ नहीं लेते, शपथ नहीं लेते। और जो नए चीफ मिनिस्टर मान है, उन्होंने कहा है कि वो सरदार भगत सिंह का जो गांव है जहां उनका जन्म हुआ था, वहां जाके वो अपने वो इस्तीफा अपने औथ वहाँ से लेंगे और वहाँ से अपने राज्य की शुरुआत करेंगे। नहीं, आपने ठीक कहा। देखिए, ये एक सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनती तो कार्यवाहक और जो निर्वर्तमान मुख्यमंत्री होते हैं उनको कहा जाता है आप कार्यवाहक रहें। और जहाँ तक शहीद भगत सिंह के वहाँ के अवसरने की बात है, ये सब पॉलिटिकल टोटकेबाजी है, लोगों के इम्प्रेस करने की। असली परीक्षा तो उनकी अब ही होगी कि जो किसान मारे गए, जो काम अधूरे छोड़ गए चन्नी ने 111 दिन में जो काम किया पंजाब के अंदर, ठीक है, लोगों ने उसको खारिज कर दिया। उसके विश्लेषण अलग तरीके से हो रहे हैं। कांग्रेस का हाउस ही डिवाइडेड था, कैप्टन पहले अलग हुए, फिर सिद्धू ने कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस को मरवाने और हरवाने में। इसका अगर कोई, मैं कह रहा हूँ इस नाम से पदक मिलना चाहिए, सरकार को लगाना चाहिए। जो इस प्रकार के नेता होते हैं उनको अपमानित के नाम पर सम्मानित किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने दिया है कार्य उसको, राज्यपाल को, और वो लेंगे शहीद भगत सिंह के ग्राम में जाके। ये अच्छी बात है, लेकिन ये है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि इस प्रकार के टोटकों से लोगों का पेट नहीं भरता। लोगों को रोजगार चाहिए। लोगों को, चूँकि पंजाब सरहदी इलाका है, पाकिस्तान की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन्स आ रहे हैं। असली परीक्षा अब शुरू होगी केजरीवाल की। दिल्ली में तो कोई चक्कर ही नहीं है। असली दिल्ली के खजाने से उन्होंने पूरे देश के दौरे किए, हर जगह जगह चुनावी अभियान चलाए। अब परीक्षा असली है, जबकि आपने भगवंत मान जैसा मुख्यमंत्री बिठाया है जिसको लेकर पहले से कई विवाद हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। ये ठीक है, उन्होंने जो संवैधानिक ड्यूटी थी चन्नी ने उसको निर्वहन किया और पूरे मंत्रिमंडल ने जाके वहाँ पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। सी जी, यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी जारी है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ पे। इनकी विदेश मंत्रियों की जो वार्ता थी वो विफल हो गई है, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। हालांकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है मैं रूस के प्रेसिडेंट के साथ बात करने को तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त जो वहाँ से समाचार आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। आज भी वो जैसे यूक्रेन से समाचार आया कि रूस ने उनके हॉस्पिटल के ऊपर भी अटैक किया है, कोई आर्मी का हॉस्पिटल था, वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन उसके विपरीत रूस ने ये कहा कि जो ये हॉस्पिटल है वहाँ से आर्मी की मिलिट्री की जो कार्रवाई हो रही थी ना, हॉस्पिटल नहीं रहा था, हॉस्पिटल नाम का था। जैसे स्कूलों के बारे में उसने कहा था, वहाँ से भी मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे थे, इसलिए उनका नुकसान हुआ। लेकिन जो भी है इस वक्त, अगर ये युद्ध थमता नहीं है तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत देर हो रही है। हालांकि अब इसको यूक्रेन को बहुत उम्मीद थी कि हमारे साथ नाटो और बहुत दूसरे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो जो आएंगी। ये दूसरी बात है, अमेरिका ने जो वैसे बहुत मदद की है, 50 मिलियन जो डॉलर है भेजे हैं, और चीज़ों की मदद कर रहे हैं। लेकिन
युद्ध जो है वो यूक्रेन को खुद लड़ना पड़ रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, कितने कई लाख लोगों को पलायन करना पड़ा है। और खास कर पोलैंड का जिक्र करें, पोलैंड ने तो इतना अपना मानवीय भाव दिखाया है कि उनके मुल्क में बड़ी तादाद में जब वो वहाँ पहुँचते हैं, उनके रहने का, खाने का, पीने का तमाम इंतजाम वो कर रहे हैं एक इंसानियत के नाते। लेकिन इस पूरे युद्ध में अभी तक जो साफ तौर पर दिख रहा है, जिन्होंने उकसाया यूक्रेन को, जेलेंस्की को, उनके राष्ट्रपति को, वो अब उनके साथ जंग में कहीं खड़े दिखाई नहीं देते। वो बार बार कह रहा है। मैं परसों देख रहा था, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के दोनों सदनों को एड्रेस कर रहे थे उसके जरिए, अपना टीवी के जरिए। लेकिन उसमें स्वागत कर रहे थे, वो तालियां खूब बजा रहे थे ब्रिटेन संसद के दोनों सदन। लेकिन आप देखिए ना, वो आदमी बार बार कह रहा है कि मुझे हथियार दो, हवाई जहाज दो। सबसे बड़ी अब डिमांड उन्होंने ये करी कि जो नो फ्लाइंग जोन कोशिश करो, ताकि रूस हवाई हमले ना करते। जमीन की लड़ाई हम आमने सामने लड़ेंगे। असली नुकसान यूक्रेन को जो हो रहा है हवाई हमलों से हो रहा है। और वहाँ के हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा अस्पताल और स्कूल, पता नहीं क्या क्या, और आवासीय बस्तियाँ, ये सब धराशायी हो रही हैं। हाँ, लेकिन हमने ये देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, उनके तेवरों में नरमी आई है। नरमी इस सूरत तभी तो उन्होंने कहा मैं बात करने को तैयार हूं। ये भी कहा, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं नेटो का सदस्य बनने को तैयार नहीं हूँ। पहले जबकि ये कहा जा रहा था कि नेटो के सदस्य, चूंकि शुरुआत नेटो के सदस्य बनने को लेकर जंग लगी है। और दूसरी और ही बातें कही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करने को तैयार हूँ, किसी आइए बात करिए। तो लगता है कि अब खुद ही उनके कंधों पर सारी चीज़ें आ गई है। और देखिए, अजीब बात यह है कि रूस खुलेआम सब कुछ कर रहा है, दुनिया का कोई मुल्क उसकी फेवर में यूक्रेन की खड़ा है। और वहाँ पे कैसे लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन की पीड़ा जो लोग पलायन करते हैं वो उनको पता है। यहाँ जैसे कश्मीरी पंडितों को करना पड़ा, और हम जो लोग पाकिस्तान से आए उनको जो उस समय करना पड़ा जब कत्ल-ओ-गार हो रही थी। पलायन की पीड़ा असहाय होती है। अभी आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर का पलायन जो भी हमारे देश के अंदर ही था, लेकिन इनको तो देश छोड़ना पड़ रहा है। वो देश छोड़कर जब दूसरी जगह जा रहे हैं, बहुत मुश्किल बात है। सी जी, जम्मू कश्मीर का जो प्रवेश द्वार है, लखनपुर में महाराजा की एक बहुत भव्य मूर्ति लगाने की तैयारी पूरी हो रही है। बहुत जल्दी ही वहाँ पे मूर्ति लगेगी। बहुत पुरानी डिमांड थी जम्मू कश्मीर की कि जब हम प्रवेश द्वार पे आते हैं तो महाराजा की मूर्ति होने से पता चले कि हम जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, किस रियासत में जा रहे हैं, यहाँ की हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, वहाँ के महाराजा कौन थे, उनके बारे में ये बताना और जानना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमेशा से होता है कि जो सूबा अपने विरसे को संभाल के नहीं रखता, उसका आने वाले समय में नाम मिट जाता है। पंजाब की खूबी ये रही कि महाराजा रंजीत सिंह की जो विरसे को संभाल कर भी रखा हुआ है। पूरी दुनिया में महाराजा रंजीत सिंह को जाना था। और ये वही महाराजा रंजीत सिंह ने जिन्होंने पहले डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह को जियो पोताघाट लखनऊ पर शपथ दिलाई थी। तो इसको मूर्तिकार जो हमारे स्टेट के मशहूर मूर्तिकार है और जिनको पद्म श्री मिला, जमवाल, वो इसको सारा वही कर रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है आने वाले दिनों में। और ये अच्छी बात है कि गेटवे ऑफ हमारे जम्मू कश्मीर जो मुख्य द्वार है लखनपुर, वहाँ ये स्थापित की जाएगी। क्या पंजाब से सटे वही बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। और इससे एक बात जरूर है, एक तो हमारी शिनाख्त होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है कि हम किस सूबे में प्रवेश कर रहे हैं, जो बाहर के यात्री आते हैं या सैलानी आते हैं। दूसरा ये है कि इससे टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने श्री जी। तबसरा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पल पल की खबर आप तक पहुंच सके। नमस्कार।